Hi everyone, welcome to the class, welcome to अर्पिता शर्मा क्लासेस। सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। So we are going to start with the two important topics today. We are going to cover two important topics today, that is volcanoes, and we are going to cover the earthquakes topic. Okay, volcanoes and earthquake, these are the two topics that we are going to cover today. Okay, आज की क्लास में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू टॉपिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वॉल्केनोज टुडे। सबसे पहले आज हम वॉल्केनोज से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वॉल्केनो। ये देख लेते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्केनोज क्या होते हैं, राइट इट डाउन दैट इट इज एन ओपनिंग। वॉल्केनो जो होते हैं, इट इज एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड द क्रस्ट, वी स्टडीड मेंटल, कोर, ठीक है। वी स्टडीड द डायग्राम ऑफ ऑल ऑफ दीज। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मेंटल पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा था, कोर पढ़ा था, उनका डायग्राम पढ़ा था। We also studied why there is a difference of state in between the inner core and the outer core. Solid liquid क्यों होता है, difference क्या होता है, क्यों होता है। We studied density also. We studied oceanic landforms as well. Ocean का landform भी हमने पढ़ा था। Sectional view of ocean also we created through diagram. डायग्राम के थ्रू हमने सेक्शनल व्यू भी बनाया था ओशन का, ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स. Now we are going to study the events that occur in the landforms, volcanoes and earthquakes. So volcano is an opening in the earth's crust. ये earth crust में जो opening होती है through which gases, molten rocks, I told you molten rocks, they all you can say cut through the asthenosphere. In the last class I told you that asthenosphere is a very weak brittle layer, ठीक है, between in the crust of the earth, and through that asthenosphere very easily the gases, the molten rocks, the materials, for example lava, ashes, etc., they can pass through. Okay, so over here आप लिखोगे molten rocks, materials, और आप बोल सकते हो इसको lava, you can call it lava also, the volcanic ash, the stream, etc., they are emitted outwards, outward, ठीक है, in the course of or you can write in the duration of eruption, ठीक है। जब इरप्शन होता है, लावा वॉल्केनो फूटता है, इरप्ट होता है, तब वहाँ से गैस, मोल्टन रॉक्स, मटीरियल्स इमर्ज आउट करते हैं. इट इज़ दैट ओपनिंग इन अर्थ्स क्रस्ट. ओके, एंड दीज ओपनिंग्स आर ऑल्सो नोन एज वेंट्स. इन ओपनिंग्स को हम वेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है. एंड दीज ओपनिंग्स अकर इन दैट पार्ट ऑफ द क्रस्ट विच आर रिलेटिवली वीक. ऐसा नहीं है कि क्रस्ट पे हर जगह वॉल्केनिक इरप्शंस आपको देखने को मिलेगा, नहीं. ओनली दैट एरिया ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट दैट इज एक्सट्रीमली वीक यू कैन फाइंड द वेंट्स, यू कैन फाइंड दीज ओपनिंग्स. इस तरीके की आपको ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. सो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो एंडोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. राइट इट डाउन. Volcanic activities are known as the endogenic activities. ठीक है, these are the example of endogenic activities. Okay, now endogenic forces क्या होते हैं? What are endogenic forces? That is also very important. ठीक है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. ठीक है, जब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था दो फोर्सेज होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. व्हेन वी स्टडीड द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन द लास्ट क्लास, वी स्टडीड दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं. ठीक है, लेट्स क्रिएट अ टेबल फॉर दैट. एक टेबल बना लेते हैं. दिस इज द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. ठीक है, ये है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मींस अर्थ मूवमेंट्स. जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है अर्थ की मूवमेंट्स, अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स. सो दिस इज अ चार्ट दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट. प्लीज मेक दिस चार्ट. इट विल बी easy for you to revise afterwards. Okay, we have over here two kinds of processes. First is endogenic movements, ठीक है, and second is known as exogenic. पहला हो जाता है आपका एंडोजेनिक, सेकंड हो जाता है एक्सोजेनिक.
इन द एंडोजेनिक पार्ट यू विल स्टडी, एंडोजेनिक में आप पढ़ोगे दैट देयर आर फर्दर 2 कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस। एंडोजेनिक में भी टू कैटेगरीज ऑफ फोर्सेज या मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज नोन एज स्लो मूवमेंट, पहली जो होती है वो स्लो मूवमेंट होती है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज, स्लो मूवमेंट को और क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज डायस्ट्रोफिज्म, राइट इट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज डायस्ट्रोफिज्म। ओके, नाउ सेकंड इज सडन मूवमेंट, सेकंड आपका हो जाता है सडन मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, दीज आर सडन मूवमेंट्स, अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता। द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन इट डज नॉट टेक प्लेस ग्रेजुअली, इट टेक्स प्लेस ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, दैट इज सडन मूवमेंट। अब जब हम बात करते हैं सडन मूवमेंट की, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, द 2 एग्जाम्पल्स आर अर्थक्वेक्स एंड अनदर वन इज वॉल्केनोज, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट्स, ये जो है वो एंडोजेनिक मूवमेंट्स के पार्ट हैं। नाउ इन दी स्लो मूवमेंट दैट इज डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, स्लो मूवमेंट भी 2 तरीके से होते हैं। स्लो मूवमेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन 2 वेज, फर्स्ट इज नोन एज वर्टिकल, in the vertical manner, second is known as in the horizontal manner, okay। अब ये जो vertical manner होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, it is known as continental building, ठीक है, it is known as, write it down, continental building, okay। जब continents form होते हैं that is the slow movement, when the continents were formed ना, that is known as diastrophism, which is a vertical movement of continents, okay। And here horizontal movements are also known as, write it down, orogenic movements, इसको हम बोलते हैं orogenic movements, mountain building, ठीक है, orogenic movements और mountain building। So when the mountains were built, they were built not all of a sudden, they were built very gradually with the evolution of time, धीरे धीरे समय के साथ mountains बने थे। तो orogenic movements और horizontal movements are also known as mountain building, they are a part of slow movements, diastrophism। तो कॉन्टिनेंट्स का बनना और पहाड़ों का बनना, ये दोनों ही इवेंट्स आपके डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नो डाउट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक मूवमेंट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज नोन एज वेदरिंग, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेदरिंग, ठीक है, आप सभी ने वेदरिंग के बारे में पढ़ा ही होगा। सेकेंड इज नोन एज इरोजन, ठीक है, एंड थर्ड इज नोन एज, थर्ड को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। जो बाहरी मूवमेंट होते हैं ना उनको हम एक्सोजेनिक बोलते हैं, जो आंतरिक मूवमेंट्स होते हैं उनको एंडोजेनिक बोलते हैं। द मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंडोजेनिक। द मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एक्सटर्नली, आर नोन एज एक्सोजेनिक। नाउ वेदरिंग की अगर हम बात करें, वेदरिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑल्सो, केमिकल प्रोसेस ऑल्सो, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू इरोजन। इरोजन किस वजह से होता है, रनिंग वाटर की वजह से, सॉइल इरोजन, बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। सेकेंड रीजन इज ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर को आप एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, इरोजन टेक्स प्लेस। देन ग्लेशियर्स की वजह से इरोजन होता है, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ वेव्स एंड करंट्स ऑन द ओशन बीच, सी बीच, यू विल सी इरोजन ऑफ सॉइल, ठीक है, वेव्स और करंट्स की वजह से भी इरोजन होता है, विंड्स की वजह से भी इरोजन होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को। डिपोजिशन किस वजह से होता है, यानी कि अगर आप देखोगे कोस्टल एरियाज, तो आपके बीच, कोस्टल बीच जो होते हैं, लैंड जो होता है कोस्ट में, लैंड एरिया, वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं। The coastal beaches, they are, you can say, a bhandar, a treasure of mineral deposition. Why it happens? It happens because of waves. Ocean waves की वजह से जो भी ओशन के डीप तले में चीज़ें होती हैं वो वेव्स उठाकर कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गंदगी है ओशन के डीप तले में, ठीक है, डीप डाउन इन द ओशन, इफ देर इज मोर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इट कैन बी डिपॉजिटेड इन द कोस्टल एरियाज एज वेल, बीच एरियाज एज वेल। सो डिपोजिशन के भी काफ़ी सारे कारण हैं, देर आर मेनी कॉजेज ऑफ डिपोजिशन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, विंड्स एटसेट्रा। सेम रीजन्स विल बी यूज्ड ओवर हेयर ऑल्सो, सेम रीज़न आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वेदरिंग के 3 कारण होते हैं। वेदरिंग it is because of 3 reasons: physical reason, chemical reason and biological reason. With time, physically and chemically weathering can be seen, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो ओवर हेयर यू विल राइट, यहाँ पर आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस इफ दे आस्क यू टू डिफाइन देम। अगर मेंस में या प्रीलिम्स में
कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए इंट्रोडक्शन में, हाउ विल यू डिफाइन एंडोजेनिक फोर्सेस, कैसे डिफाइन करोगे? सो एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू विल राइट आर इट्स इंटरनल फोर्सेस which derive their strength from Earth's interior, जो कि अर्थ के आंतरिक भाग से अपने स्ट्रेंथ को डिराइव करते हैं, यानी कि आंतरिक फोर्सेस हैं, ठीक है, फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर. एंड दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग डाउन दी अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट को शेप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, इट चेंजेस द शेप ऑफ द क्रस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे कि आपका वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है. और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस इज दैट दीज फोर्सेस आर मेनली, राइट इट डाउन, दे आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. ये जो फोर्सेस होती हैं ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, याद रखिएगा. दे शेप द लैंड, दे बिल्ड द लैंड, ठीक है, और दे शेप द अर्थ्स क्रस्ट ऑल्सो. नाउ द इन प्रीलिम्स दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव यू अ स्टेटमेंट दैट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि बाहरी तले से जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द एंडोजेनिक फोर्सेस. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? Let me know in the comment section. The energy coming from outside the earth shapes the endogenic forces. True or false? एनर्जी जो बाहर से आ रही है अर्थ के क्रस्ट के, वो शेप करती है एंडोजेनिक फोर्सेस को. करेक्ट? नो, इट इज फॉल्स. ओके, वाई? बिकॉज द एनर्जी कमिंग विद इन द अर्थ, क्योंकि अंदर से देखो एंडोजेनिक है, आंतरिक फोर्सेस हैं ये, ठीक है. एनर्जी विच इज कमिंग विद इन द अर्थ, विच इज एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, are the strength behind endogenic forces, because endogenic forces takes place within the earth. अंदर से आती है भाई, internal forces हैं. यहाँ देखो definition, clear हुआ अब, ठीक है. So here the energy comes from within the earth. Remember this for prelims. इसको prelims के लिए याद रखिएगा, ठीक है. Second आ जाता है आपका exogenic forces. Now the second is the exogenic forces, ठीक है. Let us understand what is exogenic forces now. अब exo का मतलब होता है external, indo means internal, exo means external. So here these are the forces, these are those forces which drive their strength from the earth's exterior, जो कि अर्थ के एक्सटीरियर से अपने स्ट्रेंथ को डिराइव करती है, ठीक है. और दे आर ओरिजिनेटेड विद इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट करती हैं. दोज आर दी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, दीज आर ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ हियर वी अंडरस्टूड एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. नाउ व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस? दे आर मेनली, राइट इट डाउन, लैंड वेयरिंग फोर्सेस, ठीक है. दीज आर लैंड वेयरिंग फोर्सेस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. लैंड बनाती हैं एंडोजेनिक, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, बट लैंड को वेयर ऑफ करती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, सॉइल इरोजन, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बाय रिवर, वाटर एंड ग्लेशियर, येस. सो दीज आर लैंड वेयरिंग फोर्सेस, दीज आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. तो आपको डिफरेंस समझ आ गया सभी को, ठीक है. आई होप अब आपको डिफरेंस समझ आ गया हो, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. दे कैन गिव यू सम एजेंट्स, आपको कुछ एजेंट्स का नाम देंगे एंड देन दे विल आस्क यू, आपसे बोलेंगे विच ऑफ द अबव आर नोन एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन जियोमॉर्फिक एजेंट्स. सो एजेंट्स क्या हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन है? दोज फोर्सेज विच हेल्प इन द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स. वो फोर्सेस जो कि हेल्प करती हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, बिकॉज ऑफ विच वेव्स आर क्रिएटेड. वाटर में ही तो वेव्स क्रिएट होंगी, वेव्स क्रिएट होंगी तो क्या होगा? इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, ठीक है. सेकंड क्या हो जाएगा? सो नाउ वाटर इज वन ऑफ द एजेंट. देन वी हैव ग्लेशियर्स, ग्लेशियर भी हमारा एजेंट होता है, ठीक है. देन अनदर एजेंट इज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी एजेंट हो गया. देन वी हैव विंड, विंड भी एजेंट हो गया, ठीक है.
देन वी हैव करंट्स, ओशन करंट्स जो होते हैं, दोज आर ऑल्सो द एजेंट्स, ठीक है, दीज आर ऑल नोन एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इन सभी को हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक एजेंट और प्रोसेस के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, व्हाट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अर्थ, इट इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अर्थ मटीरियल्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द different kind of activities like volcanic formation, mountain building, continent building, erosion, weathering, deposition, etc. It's a force which is applied on earth materials. earth के crust पे, earth के material पे जो force apply किया जाता है इन agents के द्वारा, वो geomorphic process है. The force applied via these agents on the earth materials is geomorphic process. Okay, and the person or the element who is applying the force is geomorphic agent. जो अप्लाई कर रहा है फोर्स वो कौन होगा, जियोमॉर्फिक एजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, डिफरेंस क्लियर हो गया, अब एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है, चलो वेरी गुड, यानी कि अब एक्सप्लेन कर पाओगे। नाउ हियर इन दिस टेबल वी स्टडीड डायोस्ट्रोफिज्म, इस टेबल में हमने डायोस्ट्रोफिज्म पढ़ा था, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज डायोस्ट्रोफिक फोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ओवर हियर यू कैन राइट दी हेडिंग, आप हेडिंग लिख सकते हैं, स्लो मूवमेंट्स ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर आप लिखोगे डायोस्ट्रोफिक फोर्सेस, ठीक है। व्हाट आर दीज फोर्सेस, लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये डायोस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होती हैं, दीज फोर्सेस रेफर टू दी फोर्सेस, these are the forces which are generated by the movement of solid material, underline this, not liquid but solid material, liquid means water हो जाएगा, not by liquid material but by the solid material, ठीक है, ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में जो भी रॉक्स हैं, मोल्टन रॉक्स हैं, राइट, जितनी भी प्लेट्स हैं, तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी सॉलिड मटेरियल है उनके द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम डायोस्ट्रोफिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर्सेस जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, दैट इज हाउ कॉन्टिनेंट्स आर क्रिएटेड। जब हमारे प्लेट्स के मूवमेंट हुए थे उसी के बाद तो कॉन्टिनेंट्स बने थे, ठीक है। इवन इन द ओरोजेनिक प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, देयर इज अ सॉलिड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट का सॉलिड मूवमेंट होता है, दैट इज वाई वी गेट द माउंटेन्स। स्पेशली इन अर्थक्वेक्स द प्लेट्स दे मूव, देयर इज अ सॉलिड मूवमेंट, सॉलिड मटेरियल का मूवमेंट है, दैट इज वाई अर्थक्वेक्स हैपन। स्पेशली इन वोल्केनोज, रॉक्स का, मोल्टन रॉक्स का जो मूवमेंट होता है उसी की वजह से वो बाहर निकलता है अर्थ की क्रस्ट से, एंड वी गेट लावा, वी गेट एशेज, वी गेट स्ट्रीम्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर डायोस्ट्रोफिक मूवमेंट्स, ये सभी आपका डायोस्ट्रोफिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वी वर स्टडिंग वॉल्केनोज, वी स्टार्टेड आवर क्लास विद द स्टडी ऑफ वॉल्केनोज, राइट, इधर हमने वॉल्केनोज से स्टार्ट किया था ना। वॉल्केनोज में एक पॉइंट आपको याद रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, मैग्मा और लावा के बीच में ना डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, वेरी बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब मैग्मा जो टर्म है इट इज यूज्ड टू डिनोट, राइट इट डाउन, इट इज यूज्ड टू डिनोट द मोल्टन रॉक्स, ठीक है। मोल्टन रॉक्स जो होते हैं उनको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, विच आर सीन इनसाइड द अर्थ, जो कि धरती के अंदर दिखते हैं, इनसाइड द अर्थ, दैट इज मैग्मा, उसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। बट लावा, व्हाट इज लावा, सो वंस दिस मैग्मा कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो, जब वॉल्केनो से ये जो मैग्मा है ये बाहर निकलता है, देन इट इज नोन एज लावा, ठीक है। सो लावा इज द मैग्मा विच कैन बी सीन आउटसाइड द अर्थ, ठीक है, वो मैग्मा जो कि अर्थ के आउटसाइड, बाहर दिखता है, क्रस्ट के बाहर दिखता है, उसे हम लावा बोलते हैं। Once this molten rock is inside the earth, it is known as magma. Once it comes out, it is known as lava. ठीक है, that is the basic difference. ठीक है. Now we have to understand the types of volcanoes for mains. मेंस के परस्पेक्टिव से वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, यानी कि वॉल्केनोज के अलग अलग प्रकार, ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर क्लासिफाइड, किस बेसिस पर, किस बिना पर इसको आपने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, किस तरीके से ये वॉल्केनोज ज्वालामुखी फूटते हैं, इरप्ट होते हैं, उस बेसिस पे हमने इनके अलग अलग प्रकार किए हैं। वी हैव डिवाइडेड देम
on the basis of nature of eruption, ठीक है. And second basis is, write it down, form developed at the surface, यानी कि सरफेस पे इनका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं. देयर आर टू बेसिस ऑन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. फर्स्ट इज द वे इट इरप्ट्स, किस तरीके से ये इरप्ट करता है, फूटता है. एंड सेकेंड द वे इट फॉर्म्स और डेवलप्स एट दी सरफेस, किस तरीके से, किस प्रकार में, किस रूप में ये अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की सरफेस पे एक शेप ले लेता है, ठीक है. On that basis we have different types of volcanoes and first of them is shield volcano. उनमें से पहला है आपका shield volcano. This is the first type. Okay, so this is the image of different types of volcanoes. This is the shield volcano. ये हो गया आपका shield volcano, ठीक है. तो जब हम shield volcano की बात करते हैं, how can you identify the shield volcano? आप shield volcano को कैसे identify कर सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो, ओवर हेयर यू कैन राइट, दिस इज शील्ड वॉल्केनो दैट वी आर स्टडिंग, दिस वन, ठीक है, ये वाला शील्ड वॉल्केनो है. एंड ओवर हेयर दे आर नॉट वेरी स्टीप, ठीक है, ज़्यादा गहरे, ज़्यादा डीप नहीं होते, नॉट वेरी स्टीप. ओवर हेयर यू कैन सी इट्स नॉट वेरी स्टीप, इसकी डेप्थनेस ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है. सो इट इज़ नॉट वेरी स्टीप बट इट इज़ वेरी वाइड, ठीक है, ये काफ़ी वाइड होता है, इट्स वेरी वाइड, नॉट वेरी स्टीप बट वेरी वाइड, काफ़ी वाइड होता है, ठीक है. एंड दे एक्सटेंड टू ग्रेट हाइट्स एंड ग्रेट डिस्टेंस ऑल्सो, येस यू कैन से ब्रॉड शेप्ड है, और इनकी जो हाइट और डिस्टेंस होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. द हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है. एंड शील्ड वॉल्केनोज आर नोन एज, प्लीज राइट इट डाउन, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज. सभी तरीके के वॉल्केनोज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा वॉल्केनो है? शील्ड वॉल्केनो है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल? द हवाईयन वॉल्केनोज. हवाई में जो वॉल्केनोज है ना वो एग्जाम्पल हैं शील्ड वॉल्केनोज के. दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द वॉल्केनोज, एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनोज, देन दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ वॉल्केनो इज इट. आपको एग्जाम्पल दे देंगे वॉल्केनो का, फिर पूछेंगे ये कौन से टाइप का वॉल्केनो है. सो हवाईयन वॉल्केनोज, द वॉल्केनोज विच आर फाउंड इन हवाई, दे आर अ टाइप ऑफ शील्ड वॉल्केनो, ठीक है. अब इनके स्लोप्स कैसे होते हैं? एज यू कैन सी द स्लोप इज वेरी लो. इसका जो स्लोप है वो काफ़ी लो है, ठीक है. इसके स्लोप ज़्यादा हाई नहीं होते, स्लोप्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं. यहाँ पर देख सकते हो द स्लोप्स आर वेरी लो, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. सो दे हैव लो स्लोप्स एंड दे हैव फ्रोजन लावाज. राइट इट डाउन. इनके जो लावाज होते हैं वो फ्रोजन लावाज होते हैं, ठीक है. एंड दे आर बेसिकली एक्सप्लोसिव इन नेचर. ये नेचर में एक्सप्लोसिव होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है हवाईयन वॉल्केनोज के आसपास जाकर आप रह सकते हो आराम से, सो डेंजरस है, ठीक है. इट्स वेरी डेंजरस टू लिव अराउंड हवाईयन वॉल्केनोज बिकॉज दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है. जनरली एक्सप्लोसिव होते हैं बट as compared to other volcanoes it's the explosion is on a very low level because इसका जो लावा होता है बहुत फ्रोजन लावा होता है, इसलिए ये लो एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में. दे आर ऑफ लो एक्सप्लोसिव इन जर्नल, ठीक है. ये दे आर एक्सप्लोसिव, दे आर नॉट डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब होता है डेड, जो एक्सप्लोड ही नहीं होता, ठीक है. दे आर एक्टिव वॉल्केनोज, दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर बट लो एक्सप्लोजन. इनका जो फटना होता है वो बहुत लो लेवल पे होता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो अगर कोई हवाईयन वॉल्केनो इरप्ट भी होता है तो आपको वहां से इवैक्यूएट करने का टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है. यू विल बी इन अ पोजीशन टू रन अवे फ्रॉम देयर, यू विल हैव दैट टाइम, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. अब बात आती है सिंडर वॉल्केनो की. ओवर हियर यू कैन सी दीज आर सिंडर वॉल्केनोज. यहाँ पर सिंडर वॉल्केनो आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंडर वॉल्केनो. अब सिंडर वॉल्केनो, लेट अस अंडरस्टैंड सम फीचर्स अबाउट सिंडर वॉल्केनो ऑल्सो, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंडर वॉल्केनो, राइट इट डाउन. सिंडर्स का मतलब क्या होता है? व्हाई इट इज नेम्ड एज सिंडर वॉल्केनो? बिकॉज सिंडर्स आर एक्सट्रूसिव, राइट इट डाउन, दीज आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. यहाँ जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं उनको हम सिंडर बोलते हैं, ठीक है. इट्स अ मॉडर्न नेम फॉर सिंडर, ठीक है. दीज इग्नियस रॉक्स, इट्स अ मॉडर्न नेम फॉर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. सिंडर्स जो है एक इग्नियस रॉक्स का ही टाइप होता है, ठीक है. एंड दीज आर स्मॉल वॉल्केनोज. एज यू कैन सी ये छोटे वॉल्केनोज है. यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, छोटा सा है,
ठीक है. सो दीज आर स्मॉल वॉल्केनोज एंड दीज वॉल्केनोज आर कम्प्लीटली लूज. आप देखते हो ये काफ़ी लूज वॉल्केनो है. इट्स पीक, इट्स कोन इज नॉट इंटैक्ट एज कम्पेयर टू अदर वॉल्केनोज. इसकी पीक जो है आप देखोगे बहुत लूज पीक है. इट्स पीक इज वेरी लूज इन नेचर. सो इट इज, राइट इट डाउन, स्मॉलेस्ट वॉल्केनोज एंड इट इज़ वेरी लूज वॉल्केनो. काफ़ी लूज वॉल्केनो होता है ये, ठीक है. इट इज़ इंटायरली लूज एंड इट हैज़ वेरी स्टीप साइड्स. इसके जो साइड्स हैं काफ़ी स्टीप है, ठीक है, काफ़ी स्लाइडिंग है. एंड यूजुअली इट हैज़ अ क्रेटर ऑन द टॉप. इसके माउथ पे यहाँ पर क्रेटर होता है, ठीक है. क्रेटर, ह्यूज हॉलो गैप इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन. एंड द टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड ओवर हियर आर इग्नियस रॉक्स. यहाँ पर आपको इग्नियस रॉक्स मिलेंगे, ठीक है. अब बात आती है कॉम्पोजिट वॉल्केनो की. दिस वन इज कॉम्पोजिट वॉल्केनो, ठीक है. यहाँ पर आप देखोगे अगेन दी साइड्स आर वेरी स्टीप. साइड्स भी इसके काफी स्टीप्स है. नाउ ओवर हियर इरप्शन टेक्स प्लेस. दीज आर एक्टिव वॉल्केनोज, ऐसा नहीं है डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं. दीज आर वेरी मच एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है. इरप्शन टेक्स प्लेस बट इट गेट्स कूलर वेरी इजिली, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना वो बहुत ऊंची है. देखो हाइट कितनी ज्यादा बड़ी है इसकी, ठीक है. इट्स हाइट इज वेरी बिग, ठीक है. वेरी, इट्स एट यू कैन से फ्रॉम दी क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ की क्रस्ट से इट इज एट अ वेरी लार्जर हाइट, बहुत ही लार्जर हाइट पे है. सो दैट इज वाई व्हेन द इरप्शन टेक्स प्लेस, जब इरप्ट होता है तो बेचारा लावा नीचे आए उससे पहले ही कूल डाउन हो जाता है. द हाइट इज, देर इज सच अ सिग्निफिकेंट हाइट ऑफ कॉम्पोजिट वॉल्केनो दैट व्हेन द लावा इरप्ट्स एंड इट फॉल्स डाउन इट गेट्स कूलर, ठीक है, एट अ वेरी फास्ट स्केल. बहुत ही जल्दी से ये कूल डाउन हो जाता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. So here, because of its height, there is an advantage. Whenever it erupts, it gives a lot of time for the people around it to run away, to evacuate. इसके आसपास जो भी लोग रह रहे होते हैं वहाँ से भागकर जाने में उनको काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है. But it is explosive in nature. ये कभी भी फट सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं है इसका कोई टाइम है, ठीक है. It is highly explosive in nature. Any time it can erupt. Okay? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ आर वॉल्केनोज सीन इन ओशनिक रीजन्स ऑल्सो, येस और नो? क्या वॉल्केनोज ओशनिक रीजन में भी पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं, हाँ या ना. कैन वॉल्केनोज बी सीन इन ओशनिक रीजन्स? येस, वॉल्केनोज कैन बी सीन इन ओशनिक रीजन्स. वॉल्केनोज आपके ओशनिक रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. इवन इन ओशनिक रीजन्स वॉल्केनोज आर फाउंड, ठीक है. चलो अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. लेट्स स्टडी अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनोज और बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज? पहला तो आपको मिलेगा लावा, ठीक है. लावा मिलता है सभी को, ठीक है. लावा इज रिलीज्ड फ्रॉम दी वॉल्केनोज, ठीक है. और जब लावा रिलीज होता है वॉल्केनो से तो कूल डाउन होने के बाद आफ्टर इट गेट्स कूल डाउन, ठीक है. when it comes to the surface of the earth it gets cooled down. so when it cools down it gets converted into rocks. जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, रॉक्स बन जाता है. एंड वी हैव इग्नियस रॉक्स, हमारे पास इग्नियस रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. देन दिस कूलिंग डाउन टेक्स प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सर्फेस. जब ये सर्फेस पे आता है तब ठंडा होता है, और फ्रॉम इनसाइड ओनली इट कैन गेट कूल डाउन. अंदर से आते आते ही ठंडा हो जाता है, ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के इग्नियस रॉक्स होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन the location of cooling of lava, igneous rocks are classified into different types. Igneous rocks are also classified into different types, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पहला हो जाएगा आपका volcanic igneous rocks. First is volcanic igneous rocks which are also known as extrusive rocks. They are also known as extrusive igneous rocks. For example, the rocks which are found near the cinder volcanoes. जो कि सिंडर वॉल्केनोज के आसपास आपको रॉक्स मिलते हैं वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है. सो कूलिंग ऑफ द रॉक अकर्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कि लावा का जो कूलिंग डाउन होता है इट टेक्स प्लेस at the surface of the earth. When it comes to the surface of the earth, it cools down. It is known as extrusive igneous rocks. Cooling down takes place at a very higher rate. बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है.
सेकेंड टाइप इज नोन एज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। सेकेंड हो जाता है आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स विच इज ऑल्सो नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। प्लूटोनिक क्वेश्चन 2017 में मेंस में आया था। दिस क्वेश्चन केम इन 2017, ठीक है, दैट इज वाई एनसीईआरटीज आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स एज वेल, ठीक है। सो हियर द कूलिंग डाउन ऑफ लावा इट टेक्स प्लेस इन द क्रस्ट इटसेल्फ। क्रस्ट में अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, नॉट ओवर द सरफेस बट इनसाइड द सरफेस ओनली। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्रेनाइट सुना होगा आपने वर्ड। ग्रेनाइट इज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स विच कूल्स डाउन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली। फॉर एग्जाम्पल डायोराइट, यहाँ पर डायोराइट भी तरीके का एक पत्थर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैब्रो, गैब्रो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। आपका ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ना, ये भी अलग अलग काइंड्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर, फर्स्ट इज, पहला काइंड हो जाता है आपका, राइट इट डाउन, बैथोलिथ्स। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, लिथ का मतलब होता है स्टोन और रॉक, ठीक है। लिथ मीन्स स्टोन और रॉक। दिस टर्म लिथ, it is a Greek word which means stone or rock, okay. So first we have batholiths. Now it is a large body of, write it down, it is a large body of magmatic material, large body of magmatic material that cools down, this is important for prelims, that cools down in the deeper depth, in form of large dome. तो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ओशनिक रीजन्स में, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है इसका, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैग्मेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा का वो पार्ट है जो कि क्रस्ट के अंदर ही बड़े से डोम के शेप में ठंडा हो जाता है, दैट इज बैथोलिथ्स। इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल। मैग्मेटिक मटेरियल मीन्स फॉर्म्ड ऑफ मैग्मा, ठीक है, विच कूल्स डाउन इन द डीपर डेप्थ ऑफ दी अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, लार्ज बॉडी है, डोम की शेप में ठंडा होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप इज नोन एज लैकोलिथ। सेकेंड टाइप हो जाता है आपका लैकोलिथ। लिथ अगेन मीन स्टोन और रॉक इन ग्रीक, ठीक है। तो लैकोलिथ्स क्या होते हैं? दीज आर अगेन लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज, ठीक है, ठीक है, एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ। बट इसमें ये कहाँ पर पाया जाता है? ये स्पेसिफिकली आपका कर्नाटका के प्लेट्यूज में पाया जाता है। बैथोलिथ्स कैन बी फाउंड इन ओशनिक रीजन्स, ये तो ओशनिक रीजन्स में पाया जाएगा। लैकोलिथ्स आर फाउंड इन कर्नाटकाज प्लेट्यूज, कर्नाटिक प्लेट्यूज जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं दी लैकोलिथ्स। अगेन द स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर इनका भी सेम ही होता है, ठीक है। एंड इट इज शेप्ड लाइक अ वॉल्केनिक डोम। यहाँ पर तो ये नॉर्मल डोम लग रहा है, लैकोलिथ्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है, कोनिकल शेप, वॉल्केनिक डोम्स जैसे लगते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ इग्नियस, टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वी हैव लैपोलिथ्स, यहाँ पर आपका आएगा लैपोलिथ्स, ठीक है। व्हाट आर लैपोलिथ्स? ये जो लैपोलिथ्स होते हैं दे आर सॉसर शेप्ड, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इनका शेप इस तरीके का होता है, सॉसर शेप्ड, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है, सॉसर शेप्ड, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो, ये हो गया लैपोलिथ्स। अगेन दीज आर ऑल्सो लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल। देखो डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन इज सेम, ओनली द शेप इज डिफरेंट। सिर्फ इसका रूप डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। फोर्थ काइंड इज नोन एज, चौथा जो काइंड होता है उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ्स, ठीक है। अलग अलग नाम बना दिए ताकि हमारा सिलेबस बढ़ जाए, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट नेम सो दैट आवर सिलेबस कैन बी वाइडेंड अप। सो फैकोलिथ्स जो होते हैं ये वेवी मटेरियल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इनका ना शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। दीज आर वेवी इन शेप, राइट इट डाउन, ये वेवी होते हैं शेप में, ठीक है। इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वेवी इन शेप। सो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड दे आर फाउंड इन द बीनीथ ऑफ द सर्फेस, ठीक है, आपके सर्फेस के बिल्कुल डीप में पाए जाते हैं। कूलिंग रेट सेम ही होता है, लार्ज बॉडी है, मैग्मा का पार्ट है, लावा का पार्ट नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन द लावा कूल्स डाउन, दीज आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि बाहर निकलता है मैग्मा, लावा बनता है तब ठंडा होता है।
बट द रॉक्स विच आर फाउंड इनसाइड द सर्फेस दे आर पार्ट ऑफ मैग्मा. मैग्मा जब तक अंदर है उसे मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आएगा उसको लावा बोलेंगे. ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज नोन एज डाइक्स. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टाइप होता है डाइक्स. ठीक है, नाउ हियर राइट डाउन द डेफिनेशन दैट व्हेन द लावा कम्स आउट, जब लावा बाहर निकलता है थ्रू दी क्रैक्स, नॉट थ्रू दी ओपनिंग, थ्रू दी क्रैक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वॉल्केनो, ये आपका हो गया वॉल्केनो. ऑन दी वॉल्केनिक सरफेस देर आर क्रैक्स, यहाँ पर हमारे क्रैक्स होते हैं. ठीक है, सो व्हेन द लावा फ्लोज अपवर्ड्स, जब लावा ऊपर निकलता है तो इट ऑल्सो वेंट्स आउट थ्रू दी क्रैक्स, यहाँ से भी निकलता है. ठीक है, आप देखोगे वॉल्केनो के साइड में जो सरफेस होता है वहाँ से भी छोटा छोटा लावा पोर आउट हो रहा होता है. Right, you will see in a volcano that the lava also pours out through the small cracks and openings on the surface of volcano. Okay, these are small cracks. So when the lava comes out not through the opening के through नहीं, but through these cracks, जब इन cracks के through, दरारों के through निकलता है, it solidifies, they solidify. ठीक है, यहीं से बाहर निकल के solidify होता है almost perpendicular के shape में, almost perpendicular. ठीक है, टू द ग्राउंड, अब परपेंडिकुलर ऐसा होता है शेप, दिस इज परपेंडिकुलर शेप. ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ से निकल रहा है, दिस इज द ग्राउंड ऑन द सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर, यहाँ से बाहर निकल रहा है. ठीक है, सो इन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड व्हेन इट कम्स आउट इट गेट्स सॉलिडिफाइज. अब व्हाई डू द लावा कम्स आउट थ्रू द क्रैक्स? अब ये जो लावा है ये क्रैक से क्यों निकलता है? इट इज कॉमन सेंस. देखो यहाँ पर देखो, अब लावा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर दरारें हैं, तो यहाँ से ये वेंट आउट हो जाएगा या नहीं? दिस इज अ वॉल्केनो. ठीक है, लावा इज कमिंग आउट, यहाँ पर ऑलरेडी दरारें हैं, तो यहाँ से जब लावा फ्लो हो रहा है कुछ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट इज कॉमन सेंस दैट द डायरेक्शन विल चेंज. ठीक है, थ्रू दी ओपनिंग. अब मान लो पानी बह रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वाटर इज फ्लोइंग ओवर हियर. ठीक है, इन अ बॉटल यू हैव केप्ट अ यू हैव अ बॉटल एंड यू हैव वाटर इन इट, बट यहाँ पर दरार आ जाती है तो पानी बाहर निकलेगा या नहीं? इफ देर आर क्रैक्स ओवर हियर इन द वाटर बॉटल, द वाटर विल went out, it will come out, yes or no? So over here you will find, यहाँ पर आपको मिलेगा that when the lava comes out through cracks they solidify almost perpendicular to the ground. ठीक है, to form write it down, to form structures which are wall like, जो कि wall like structures होते हैं. These wall like structures are called dikes. यहाँ पर आपको डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलेगा. इन द महाराष्ट्र रीजन दी डेक्कन ट्रैप्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइक्स. यहाँ पर आपको डाइक्स देखने को मिलेगा. ठीक है, दिस ईयर यू मस्ट हैव सीन अ क्वेश्चन कमिंग ऑन रिंग ऑफ फायर. आपने इस साल जरूर देखा होगा, रिंग ऑफ फायर के ऊपर क्वेश्चन आया था इन जीएस पेपर 1 इन मेंस. Okay, and the question was very important. Before we study ring of fire, here is a small announcement for all of you. Ring of fire पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है, and a very important announcement, that now as you all know 6 months are left for 2021 exam, and 2020 के aspirants भी class में है, 2023 के aspirants भी है. So for all of you there are batches which have been launched by Unacademy Plus, which is starting from tomorrow, that is 18th of Jan. कल से आप सभी लोगों के लिए ना बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर. ठीक है, ऑन दी प्लस द बैचेस आर स्टार्टिंग, द कोर्सेज आर स्टार्टिंग, एंड दीज बैचेस विल बी इन ऑल द लैंग्वेजेस, हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो एंड बाइलिंगुअल ऑल्सो. सभी लैंग्वेज में ये बैचेस होंगे. 100% सिलेबस कवरेज होगा. इवन फॉर ऑप्शनल यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन. PDF स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड. आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, कितना भी छोटा डाउट क्यों ना हो, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इन द डाउट क्लियरिंग सेशंस. And top educators are taking the classes, including ex-IPS officers, IRS officers and IAS officers. ठीक है, तो आपके यहाँ पर राकेश वर्मा सर हैं, जी राजपूत सर हैं, अवधेश सिंह सर भी हैं. ठीक है, मृणाल पटेल सर भी हैं. All these teachers, they are going to give you personal guidance. Doubt clearing sessions are there, and the batches are for 6 months, 1 year and 2 years. Now if you do not want to take these batches, no issues, there are NCERT batches as well. If you are a beginner, you want to start from NCERTs, for that also batches have been created. अगर आप एक beginner हो और आप NCERT पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए batches तैयार किए गए हैं, which are again starting from tomorrow. ठीक है, अगेन हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल इन ऑल लैंग्वेजेस. सो इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, टुडे इज़ द लास्ट डे. कल से फिर आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो मिस आउट हो जाएगा. तो दैट इज़ वाई टुडे एंड टुमारो आर द लास्ट डेज टू टेक योर सब्सक्रिप्शन. दिस इज़ द कोड विच विल फेच यू 10% डिस्काउंट. ये कोड है
जिससे आपको 10% डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। और जो कमेंट सेक्शन है मैंने उसमें आपको लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। इन द कमेंट सेक्शन आई हैव गिवन यू द लिंक ऑलरेडी, सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब टुडे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ये बैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आई एम टेकिंग हिस्ट्री बैचेस फॉर नाउ, अभी मैं हिस्ट्री क्लासेस ले रही हूँ। सून आई एम गोइंग टू टेक करंट अफेयर्स एंड एसे क्लासेस एज वेल, ठीक है, ऑन अनअकैडमी प्लस। सो यू कैन सब्सक्राइब टुडे एंड बुक योर सीट्स फॉर द 18th Jan, ठीक है। 18th Jan के लिए आप अपनी सीट्स बुक कर सकते हो। सो ओवर हियर यू कैन सी द रिंग ऑफ फायर। ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है ना, ये पूरा हमने जो बनाया है डायग्राम, दिस इज द रिंग ऑफ फायर, ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। नाउ द एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन, जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, ठीक है, इट होस्ट मोर देन 40% ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। These energies are responsible for the creation of volcanoes. ये जो energies है ना, यही responsible है volcanic eruption की, volcanic creation की, ठीक है। So these areas where 40% geothermal energy which can be found is known as ring of fire. इसी को हम ring of fire बोलते हैं। And in this area there are over 450 volcanoes. इस एरिया में कुछ अराउंड 450 volcanoes पाए जाते हैं। Around 450 volcanoes are found in this area, ठीक है। एंड यू कैन से दैट 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है, आर फाउंड इन दिस एरिया, ठीक है। इस एरिया में आपको मिलेंगे 3 ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे which are the 3 most active volcanoes which are found in ring of fire. This is important for prelims. Now they have started asking question from ring of fires, so be very alert. prelims में पूछ सकते हैं Mount St. Helens which is in USA. They will give you the name of volcano, they will give you the name of country, then they will ask you which one of them are correctly matched. आपको वॉल्केनो का नाम देंगे, कंट्री का नाम देंगे, पूछेंगे कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो माउंट सेंट हेलेंस इज इन यूएसए, माउंट फ्यूजी इज इन जापान, माउंट पिनाटुबो इज इन फिलीपाइंस। दीज आर द 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज विच आर फाउंड इन द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसी को हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फॉर प्रिलिम्स इवन फॉर मेंस जीएस पेपर 1। व्हाट इज रिंग ऑफ फायर? ये रिंग ऑफ फायर क्या है? राइट इट डाउन। इट इज द पाथ विच इज लोकेटेड एट द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। रिम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिम, ठीक है। नाउ एवरीबडी कैन सी दिस वाटर बॉटल, सभी बच्चे ये वाटर बॉटल देख सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी कैन सी दिस वाटर बॉटल, दिस पार्ट इज नोन एज द रिम। ये जो पार्ट होता है ना, दिस इज नोन एज द रिम, इस पार्ट को रिम बोलते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी और पेरीफेरी इज नोन एज रिम, उसको हम रिम बोलेंगे, ठीक है। सो रिंग ऑफ फायर इज द पाथ लोकेटेड एट द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, दिस इज द डेफिनेशन। देखो जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इन पेपर 1 2020 क्वेश्चन केम ऑन रिंग ऑफ फायर, यू कैन राइट दिस इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो रिंग ऑफ फायर इज अ पाथ लोकेटेड एट द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय the active volcanoes, because here 90% of the world's active volcanoes are found, ठीक है। so it is characterized by active volcanoes and also earthquakes, because यहाँ पर geothermal energy है तो earthquakes भी देखने को मिलते हैं। here we have the geothermal energy's presence, so we see earthquakes also, ठीक है। and it is called ring of fire. this path is known as ring of fire which we have seen in the image also, जो हमने image में भी देखी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर ओनली, इसको रिंग ऑफ फायर ही क्यों बोलते हैं? अब व्हाट इज रिंग ऑफ फायर वी हैव अंडरस्टूड, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, इसका यही नाम क्यों है? बिकॉज इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट मार्क्स अ ट्रैक अराउंड द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। एक तरीके का ना ट्रैक ये बनाता है पैसिफिक ओशन के रिम में। इन दिस ट्रैक वी कैन फाइंड वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लावा जो होता है वो फायर का ही एक एलिमेंट है। The volcanic lava, it is an element of fire only. That is why it is known as ring of fire. ठीक है, तो 75% of Earth's volcanoes, 75% of Earth's volcanoes are found in this ring of fire, and 90% of earthquakes में भी 90% of the earthquakes
they are witnessed in this ring of fire. 75% of volcanoes, 90% of earthquakes can be seen in the ring of fire. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग ऑफ फायर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसकी लेंथ कितनी होती है? रिंग ऑफ फायर्स इज अराउंड 40,000 किलोमीटर लॉन्ग. 40,000 किलोमीटर लंबा है ये रिंग ऑफ फायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के लिए. व्हाट आर द कंट्रीज और सिटीज विच आर लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर. इन द रिंग ऑफ फायर कौन सी कंट्रीज है, कौन सी सिटीज है जो यहाँ पर लोकेटेड है. सो राइट इट डाउन. फर्स्ट इज बोलीविया, पहला हो जाएगा आपका बोलीविया. सेकेंड इज चिले. थर्ड इज इक्वाडोर. ठीक है, इट इज इक्वाडोर. ठीक है. देन फिफ्थ हो जाएगा पेरू. सिक्स्थ हो जाएगा आपका मेक्सिको. देन वी हैव मेक्सिको के बाद आता है कोस्टा रिका. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स. फिर आता है आपका कनाडा. देन वी हैव नेक्स्ट हो जाता है आपका जापान. जापान इज ऑल्सो इन रिंग ऑफ फायर. ठीक है. फिर जापान के बाद हमारे पास आता है इंडोनेशिया. ठीक है. देन वी हैव न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के बारे में एक विशेषता है कि इसको मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है. देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूजीलैंड दैट इट इज नोन एज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हैप्पीएस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज वेरी लो. इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है. ठीक है. सो न्यूजीलैंड भी है. हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे बिकॉज इट्स द लेंथ ऑफ द रिंग ऑफ फायर इज 40,000 किलोमीटर लॉन्ग. सो वी विल नॉट स्टडी ऑल ऑफ दोज कंट्रीज. नो, वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि प्रीलिम्स में पूछी गई हैं, विच हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन प्रीलिम्स. सो जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिलीपाइंस हो गया. वी हैव फिलीपाइंस ऑल्सो. ठीक है. देन वी हैव एंटार्क्टिका ऑल्सो. हमारे पास एंटार्क्टिका भी हो जाता है. दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज. वी हैव ग्वाटेमाला ऑल्सो. ठीक है. ग्वाटेमाला भी हो जाता है हमारे पास. रशिया भी होता है. वी हैव रशिया एज वेल. ठीक है. सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज. दीज आर दी इंपॉर्टेंट वंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, जिनको आपको याद रखना है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिंग ऑफ फायर. अब रिंग ऑफ फायर के फीचर्स क्या होते हैं. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. रिंग ऑफ फायर के 3 बेसिक फीचर्स हैं. देयर आर 3 बेसिक फीचर्स ऑफ रिंग ऑफ फायर्स. ठीक है. What are these 3 basic features? First is known as, write it down, the oceanic trenches that we studied in last class. Last class में हमने जो oceanic trenches पढ़े थे, it's a feature of ring of fire. ठीक है. We studied this with the help of diagram also. सभी ने diagram बनाया था? Let me know in the comment section. All of you created the diagram ना? तो oceanic जो trenches थे, that is a part of ring of fire. ठीक है. That is a feature. Then we have volcanic arcs. वॉल्केनिक आर्क्स जो होते हैं दैट इज़ अ फीचर ऑफ रिंग ऑफ फायर. ठीक है. देन द वॉल्केनिक बेल्ट्स. वॉल्केनिक बेल्ट्स क्या होते हैं? वॉल्केनिक बेल्ट्स आर दी पार्ट्स ऑन विच वॉल्केनोज आर लोकेटेड. ठीक है. या आप बोल सकते हो वॉल्केनिक बेल्ट्स के अलावा प्लेट मूवमेंट्स. ठीक है. बिकॉज देर आर सच हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन रिंग ऑफ फायर. अर्थक्वेक इज ऑल्सो देयर. 90% ऑफ अर्थक्वेक, 75% ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस. सो देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट. ठीक है. तो प्लेट मूवमेंट बहुत हाई रहता है. कंट्रीज लाइक इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, राइट, कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लेट मूवमेंट्स काफ़ी हाई लेवल पर रहती हैं. ठीक है. सो ओशियानिक ट्रेंचेस, वॉल्केनिक आर्क्स एंड वॉल्केनिक बेल्ट्स और प्लेट मूवमेंट्स आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ योर रिंग ऑफ फायर. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? इफ पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द मैप बेस्ड लोकेशन ऑफ रिंग ऑफ फायर विच आई हैव प्रोवाइडेड इन द स्लाइड. मैंने आपको पीडीएफ में ये मैप बेस्ड लोकेशन भी दिया है. एंड दिस रेडिश कलर लाइन इज रिंग ऑफ फायर. ये जो रेडिश कलर लाइन है ना, ये है आपकी रिंग ऑफ फायर एंड इट इज इन द शेप ऑफ रिंग. आप देखोगे इस तरीके से शेप ऑफ रिंग में है ये. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं. तो ऑन दिस नोट वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन. इस सेशन को हम वाइंड अप कर रहे हैं. डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे. आज के आज ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो आज आपके पास बढ़िया मौका है बिकॉज 18 जैन से क्लासेस शुरू हो रही हैं. ठीक है. यू कैन यूज दिस कोड शर्मा20 टू टेक योर सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करके. ठीक है. सो वील मीट इन द क्लासेस देन.